अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2013 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई 4% से भी कम थी। अशाए ज़रूरिया आज के मुकाबले पर कहीं सस्ते दामों मिलती थी। पॉलिसी रेट 6% था। डॉलर का रेट 100 रुपए तक रहा और आखिरी दिनों में 122 रुपए तक गया था। माशी तरक्की की सालाना शरह 3.6% से बढ़ाकर 6% तक पहुंचाई गई। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने अपने 5 बरसों में टैक्स का हुजम दुगना किया। टैक्स वसूलियां 1946 अरब से बढ़ाकर 3850 अरब रुपए तक पहुंच गई। नाज़रीन, तासुर यही है कि 2013 से लेकर 18 तक नून लीग हुकूमत की माशी कारकर्दगी अच्छी थी। ये सच है, लेकिन जुज़वी सच है। मुकम्मल सच ये है कि नवाज शरीफ को अपने दौरे हुकूमत में आलमी मंडी के हालात भी साजगार मिले थे। आलमी मंडी में अजनास की कीमत 15 साल की कम तरीन सतह पर थी। ईंधन की कीमत 40 से 45 डॉलर फी बैरल के दरमियान थी। मुकम्मल सच ये है कि नून लीग हुकूमत के माशी इक़दामात मुख्तसर मुद्दत के लिए तो फ़ायदेमंद थे, लेकिन तवील मुद्दत में तस्वीर का रुख मुख्तलिफ। मुकम्मल सच यह है कि नवाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क की मईशत को कर्जों का मोहताज बना दिया था। जब 2013 में नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो मुल्क की कर्जा 14,000 अरब रुपए था और जब 2018 में उनकी हुकूमत खत्म हुई तो मुल्क की कर्जा 25,000 अरब रुपए तक पहुंच गया था। मतलब ये कि नवाज शरीफ के दौर में 10,000 अरब रुपए कर्ज बढ़ा। होना यह चाहिए था कि इतने कर्ज लेकर ऐसे मंसूबे लगाए जाते जिनसे पैदावार बढ़ती और आमदन बढ़ती, लेकिन इसके बजाय नून लीग के माशी मंसूबों से प्रोडक्शन की बजाय कंजम्पशन बढ़ी, बरामदात की बजाय दरामदात में इजाफा हुआ। 2013 में नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्क की बरामदात 24.8 अरब डॉलर्स थी। नवाज शरीफ के इक़्तिदार के पहले साल में बरामदात 25.1 अरब डॉलर्स तक गईं और फिर नवाज शरीफ हुकूमत के आखिरी बरस में बरामदात 24.8 अरब डॉलर्स ही थी। यानी 5 साल के दौरान बरामदात में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इसके मुकाबले पर दरामदात में इजाफा जरूर हुआ। दरामदात 33.4 अरब डॉलर से बढ़कर 45.6 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। मुल्क की तरक्की उस वक्त होती है जब मुल्क की कमाई बढ़ती है और मुल्क की कमाई उस वक्त बढ़ती है जब मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। कमाई के बगैर अगर तरक्की हो रही है तो वो नंबरों की हद तक होगी, मुख्तसर मुद्दत की होगी। नवाज शरीफ दौर में डॉलर की कदर काबू में तो रही, लेकिन इसके लिए भी मसनूई तरीका इख्तियार किया गया और इनका नुकसान हुआ। डॉलर की कदर को काबू में रखने के लिए हुकूमत अपने पास मौजूद डॉलर्स मार्केट में ले आती थी। इससे करंट अकाउंट खसारा बढ़ता गया। करंट अकाउंट का मतलब है कि मुल्क की बैरूनी तिजारत कितनी है, मुल्क मसनूआत और खिदमात बेचकर कमा कितना रहा है और बाहर से खिदमात और मसनूआत खरीदने में खर्च कितना कर रहा है। मसनूआत और खिदमात बेची जाए तो डॉलर मुल्क के अंदर आते हैं, मसनूआत और खिदमात खरीदी जाएं तो डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं। मुल्क में आने वाले डॉलर कम हों और मुल्क से जाने वाले डॉलर ज्यादा हों तो कहा जाता है कि करंट अकाउंट खसारा में है। मुस्लिम लीग नून के दौर में करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा था। नवाज शरीफ दौर में बिजली की कमी पूरी करने के लिए मंसूबे बनाए गए। इन मंसूबों से न सिर्फ बिजली की कमी पूरी हुई बल्कि इजाफी बिजली भी बनने लगी, लेकिन यहां भी एडहॉकिज्म वाला फार्मूला ही अपनाया गया। तवील मुद्दत में जिसका नुकसान आज पाकिस्तान भुगत रहा है वो फार्मूला ये था कि बिजली बनाने के लिए निजी पावर प्लांट से मुआहदे किए गए। इन मुआहदों में यह शिक लिख दी गई थी कि बनने वाली बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, बिजली का पैदा होने वाला हर यूनिट हुकूमत को खरीदना पड़ेगा और इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। इसे कहा जाता है कैपेसिटी पेमेंट। पाकिस्तान में इजाफी बिजली बन रही है, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस की मद में इसका बिल फिर भी आवाम ही भर रहे हैं। ये पावर प्लांट्स बिजली बनाते भी दरामदी ईंधन से हैं जो डॉलर्स में आता है। यानी जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तब भी कैपेसिटी पेमेंट बढ़ जाती है और इस वक्त वाजिबुल अदा कैपेसिटी पेमेंट बढ़ते बढ़ते 2152 अरब रुपए तक जा पहुंची। नवाज शरीफ दौर में महकमा जाती सतह पर बेहतरी के लिए कोई वाज़ेह लाहेअमल ना अपनाया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार शुरू करने के लिए कितनी आसानी है। नवाज शरीफ दौर में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 190 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 147वां नंबर रहा। कई बड़े मंसूबे ऐसे लगाए गए जिनकी आमदन नहीं है, उल्टा हुकूमत को अपने पल्ले से इन मंसूबों पर रकम लगाना पड़ती है। इनमें मेट्रो बसेस का मंसूबा शामिल है। 3 शहरों में मेट्रो और स्पीडो बसेस चलाने के लिए हुकूमत को सालाना 7 अरब रुपए अपनी तरफ से डालना पड़ते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सालाना
सालाना 13 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ती है। और अब अगर नून लीग ये दावा करती है कि हुकूमत बनाकर मईशत ठीक करेगी तो इसके पास मुख्तलिफ क्या है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज की अगली किस्त के लिए मुआहदा भी तय पा गया। पाकिस्तान ने IMF के दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं, जिस पर IMF पाकिस्तान को $70 करोड़ अदा करेगा। IMF से मुआहदे के बाद डॉलर्स की कदर में कमी भी देखी गई है। बात करेंगे इस हवाले से। मैं ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। राना साहब, इज इट गोइंग टू बी अ रिपीट टेलीकास्ट जिसका भी पहले जिक्र किया? आई एम श्योर, मैं ये नहीं कहता, ना ही ये इम्प्लाई कर रहा हूँ कि सब कुछ बुरा ही हुआ, अच्छा भी बहुत कुछ हुआ, मगर देर पा नहीं था। अब क्या मुख्तलिफ किया जाएगा आपकी बार अगर आप आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए मईशत ही है। मैं हर एक का जवाब दे दूंगा। देखें, 2-3 चीजें जो 13-18 के अंदर हम भूल जाते हैं जी। जब हमें हुकूमत मिली तो ये मुल्क दहशत गर्दी से भरा पड़ा हुआ था और 2500 धमाके पाकिस्तान में एक साल में होते थे, टेररिस्ट इंसिडेंट्स, और 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग थी। तो हमने इन दोनों मामलात को टर्न अराउंड किया और उसके साथ हमने टैक्स टू GDP जो 9% पे थी उसको हम 13% पे लेके गए। आपने कहा कि हमने जो है वो डॉलर को रोकी रखा, तो पहले 3 साल तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे प्रेशर ही नहीं था, 1 से 2-3 अरब का खसारा था। और आखिरी 2 सालों के अंदर CPEC रिलेटेड इंपोर्ट हुई जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट में बिल्कुल फर्क पड़ा। लेकिन अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करें तो कैपिटल गुड्स जो हैं, मशीनरी और लोहा, और ये इस चीज की इंपोर्ट थी, जिसका मतलब था कि मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, CPEC की जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ये सारे दीगर मामला थे। मैं एक एक का जवाब दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि आपका सवाल आगे का है, देखें, नंबर एक, IMF का एक ही मुआहदा मुकम्मल हुआ पाकिस्तान की तारीख में, वो 13-16 में मुकम्मल हुआ, वो PMLN की हुकूमत ने मुकम्मल किया। आज जो आप बेहतरी थोड़ी बहुत देख रहे हैं डॉलर के अंदर, मामलात के अंदर, उसकी एक वाहिद वजह यह है कि हम जब हुकूमत छोड़ के गए तो हम बचा के गए। हम बिजली भी आखिरी हफ्ते में बिजली भी महंगी करके गए, पेट्रोल भी महंगा करके गए, जिसका मतलब ये है कि हमने जो जाली फील गुड फैक्टर होता है करते जाते और चीजों को सस्ता कर जाते और मुल्क को एक नए बहरान में फेंक जाते, अवाम को खुश कर जाते आर्जी तौर पे। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा। मईशत को जो है वो अर्ज किया देर पा। मैं आपने एक बात की, मेरा ज़िमनी सवाल इसमें ले ले मेरे नॉलेज के लिए। आपने कहा CPEC प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो चीजें हमें चाहिए थी उनकी प्रोक्योरमेंट पे डॉलर्स खर्च हुए, तो ये मतलब हुकूमत अपने पल्ले से लगा रही थी, तो व्हाट अबाउट दैट फाइनेंसिंग जो चाइना ने करनी थी उसमें, उसका क्या सर? नहीं, वो फाइनेंस, वो FDI तो आई, वो FDI आई, लेकिन इंपोर्ट बिल आपका बढ़ा। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में शो हुई कि आपकी FDI आ रही है, लेकिन आपके जो उससे रिलेटेड जो कुछ हमारा पोर्शन था, हुकूमत ने पूरा करना था, वो उसकी इंपोर्ट रिलेटेड चीजें जो हैं वो बिल्कुल इंपोर्ट बढ़ी। इसकी अगर आप गहराई से इंपोर्ट को स्टडी करेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि कैपिटल गुड्स के अंदर इजाफा है और चीजों में इजाफा है। और आखिरी साल हमने डीवैल्यूएशन की, रुपए की हमने मार्केट बेस्ड डीवैल्यूएशन की। प्रॉब्लम क्या आया कि जब तसलसल बरकरार ना आया, देखें, हम एक डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस में फौरन चले गए, ताखीर से IMF के पास गए। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, वो नहीं हो पाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा सर आपने? उसकी पाकिस्तान की तारीख है जी। आपकी आवाज कट गई थी, आपने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई सर? नहीं हो पाई। PTI के दौर के अंदर टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ पाई और हम एक रिवर्सल के अंदर चले गए, जिसकी बहुत सारी गलतियां की गई। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड देखिए, हम समझते हैं। तो सर ये बताइएगा, उनके दौर में एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गई और आपके दौर में एक्सपोर्ट का जो एक मार्जिन था वो इतना सुस्त क्यों रहा? फिर आपके दौर में तो इंपोर्ट्स को सर गेयर लगा हुआ था। देखें, आपने अपने इंट्रो में ही इसका जवाब दे दिया। आपने कहा कि कमोडिटी प्राइसेस दुनिया में कम तरीन सतह पे थी जी। तो जब कमोडिटी प्राइसेस कम तरीन सतह में होती हैं तो आपकी एक्सपोर्ट का जो डॉलर टर्म्स में वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो आपकी अगर वॉल्यूम बढ़ भी रही थी एक्सपोर्ट्स की,
तो आपका वो डॉलर वैल्यू नहीं बढ़ी थी। और जब आपने पीटीआई के दौर में देखा, आपने बिल्कुल 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की, लेकिन आपकी इंपोर्ट जो है वो 82 अरब डॉलर पे चले गई। तो आपके क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस सबसे ज्यादा तरीन सतह पे थी पीटीआई के दौर में या बढ़ने की तरफ थी, तो आपने देखा कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो डॉलर वैल्यू उनकी बढ़ गई, क्वांटिटी इतनी नहीं बढ़ी। और इसी तरह आपकी इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट का गैप था वो रिकॉर्ड हाई था, 50 अरब डॉलर का था। तो ये इसमें देखें, हमने अगर हम बिजली घर ना लगाते, अगर हम एलएनजी टर्मिनल ना लगाते, तो फिर तो आप भूल जाएं कि सनत कि कुछ भी आप कर सकते ना। नहीं, वो ठीक है सर, लेकिन अगेन उसने उन टर्मिनल्स ने, उन प्रोजेक्ट्स ने आपके जो गर्दिशी कर्जा है उसमें उन्होंने इजाफा किया। और हाँ, इन्होंने एक और काम भी किया था, शायद आपको याद होगा, पीटीआई के दौर में आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सरप्लस में भी गया था। अब ये दो चीजें आपके, और कोरोना भी था, ये दो चीजें फिर आपके दौर में नहीं हो पाई हैं सर। देखिए, कोरोना ने तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बहुत इंप्रूव कर दिया। पाकिस्तान का मसला ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का है। कैसे इंप्रूव किया? आपका 4-5 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो मौखर हो गया, आपको वो रिलीफ 5-6 अरब डॉलर की मिल गई, जो आपका कर्जा मौखर हो गया। कुछ आपको इंजेक्शन मिल गया, 2-2.5 अरब डॉलर का जो कोरोना कोविड रिलेटेड था वो मिल गया। फिर आपको बेनिफिट ये हुआ कि इंपोर्ट्स कोविड के शुरू में बिल्कुल पेट्रोलियम प्राइसेस कोलैप्स हो गई। आपका सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम पेट्रोलियम प्राइसेस का है, जो 28 अरब डॉलर तक चला गया, वो बिल्कुल गिर गया। तो वहां से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप की रिलीफ आ गई, आप सरप्लस में चले गए। तो बदकिस्मती से जो आपके डॉलर बचे, जो आपको एक स्पेस मिली डॉलर टर्म्स में, वो पीटीआई ने बाद में जाया कर दी और उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए कि वहां जो है वो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरफ जाती, उसको मिसमैनेज कर गए। ये बड़ी तो हमें स्पेस मिली थी जिसको हम बेहतर यूटिलाइज करते तो शायद हम बहरान में ना गिरते। देखिए, मूविंग फॉरवर्ड किसी पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना पीएमएलएन क्लेम करती है। मुमकिना तौर पे आपको आने वाले ये मार्च में जब ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट खत्म होता है, आपको एक और आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना होगा जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए होगा, जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे? देखिए सर, अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं सर, इन तमाम चीजों में आपने, मैं मान भी जाता हूं लम्हे के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, बट इट वाज मोस्टली इट वाज एडहॉकिज्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए अब आप क्या करेंगे? क्योंकि वो फिर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के जिनको हर्ट करता है। आपको शब्बर जदी साहब की बात याद होगी कि उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना चाहा सर्टन सेट ऑफ पीपल से, तो वो ग्रुप बना के आ गए कि जनाब आप प्लीज हम पे टैक्स ना लगाएं। ये काम कैसे करेंगे आप? देखें, बस एक मैं आपको जवाब दे दूं, एडहॉकिज्म से आप 240 अरब डॉलर की जीडीपी को 315 अरब डॉलर की जीडीपी नहीं बनाते। इसके अंदर पॉलिसी इंटरवेंशन थी, अच्छी गुड गवर्नेंस थी, जिससे हमने 32-35% जीडीपी को एनहांस किया 5 सालों में। देखें, मैं समझता हूं, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अब हमारे पास माशी तौर पे गलतियां करने की गुंजाइश नहीं। अब अगर आप पुराने तर्ज पे चलेंगे तो ये मुल्क जो है माशी तौर पे सरवाइव नहीं करेगा। तो पहली तो बात ये हो गई। अब अगर हम ये कहें कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगले आने वाले 2-3 सालों में नहीं करेंगे तो मुल्क की मईशत नहीं चलेगी, नहीं चल पाएगी। तो आपको टैक्स रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपको एक्सपेंडिचर्स के ऊपर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, सब्सिडीज को आपको डायरेक्ट सब्सिडीज की तरफ जाना पड़ेगा, पेंशन्स को आपको कंट्रीब्यूटरी बनाना पड़ेगा, आपको अपना जो पीएसडीपी है जो 15 साल का जिसका थ्रो फॉरवर्ड है, हर जमात आई उसने नए प्रोजेक्ट्स अंदर ठोक दिए, पुराने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल नहीं किया, आपको उनको मुकम्मल क्लोजर की तरफ ले जाना होगा ताकि उनका पे बैक शुरू हो। आपको अपनी ये हर लिहाज से $1 का भी अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आप करेंगे, $1 से भी अगर आप $1 भी आप करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ लेके जाएंगे तो उस डॉलर का जवाब देना होगा कि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ बहुत बड़ा हाथ। राणा साहब देखिए, आई एग्री कि हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं है, काश बड़ी होती, लेकिन जिस तरह हमें बजट डेफिसिट का सामना करना पड़ता है
और बाकी अखराजात हमें उठाने पड़ते हैं और चीज़ें महंगी करनी पड़ती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हुकूमती अखराजात का है सर, उन सिक यूनिट्स का है जो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं, जिनको ना आप ठीक कर सके ना उनका कोई हल निकाल सके। मुझे बताएं सर, आप गवर्नमेंट में आके अब की बार आपका क्या प्लान है सर? मैशत तो चलें आप ठीक करेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा चंक उन अखराजात का है जो गैर ज़रूरी हैं, जो नहीं होने चाहिए, उन सिक यूनिट्स का है जो आज तक नुकसान में जा रहे हैं सर, उसका क्या करेंगे आप? देखें, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की हुकूमत उनका बोझ अब नहीं उठा सकती और दुनिया आपको कर्जा नहीं देगी अगर आप इस तरह नुकसान करेंगे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर। तो ये मैं इसका आपको मुख्तसरन जवाब ये है कि PIA हम 16-17 में प्राइवेटाइज कर चुके थे जब 2 लोगों की शहादत हुई और PTI और पीपल्स पार्टी उनके साथ जाके बैठ गई और वो प्राइवेटाइजेशन सियासत के रंग हो गई। अब ये सियासत जो है वो नहीं चलेगी। तो मैं तो समझता हूं कि ये कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है कि अब आप इन नुकसानदेह अदारों को चलाएं, ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। और अगर अगली हुकूमत हमारी हो या किसी और की हो, वो इन चीजों को नहीं हल करती पहले 2-3 सालों में, तो आपकी मईशत खतरे के अंदर बिल्कुल गिर जाएगी। तो मैं और आर यू गोइंग टू टर्न देम इनटू अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशन? देखिए, मैं आपको इसमें पर्सनल ओपिनियन दे देता हूं। मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत उनको प्रॉफिटेबल बना सकती है। अच्छा। और अगर कोई बना भी दे तो वो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। मैं समझता हूं कि प्राइवेटाइजेशन ही हल है, या आप उनको लिक्विडेट करें या प्राइवेटाइज करें। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी मंशूर में ये चीजें जरा क्लैरिटी से आ जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि इनसे हमें हुकूमत का काम कारोबार नहीं, कतई तौर पे नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, अब ये जो एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई गई है राणा साहब, इसके हवाले से तो IMF ने भी अपने कुछ शराइत रख दी हैं इस हवाले से, ये किस हद तक फैसिलिटेशन काउंसिल जो है इसको आप लेके चलेंगे आगे? ये आपको लगता है कि हल है आपके तमाम प्रॉब्लम्स का, दिस फैसिलिटेशन काउंसिल? देखिए, बात ये है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी कामयाबी, जो FDI के हालात हैं, जाहिर सी बात है कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई बहुत कामयाबी से आगे नहीं बढ़ सकी। ये वो डेस्परेट मेजर्स हैं SIFC जैसे, जो कोशिश करते हैं कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म में बैठा के, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे इस हुक्मरानी के, कि उनको आप बैठा के आप एक्सपर्टाइट कर सकें, वन विंडो ऑपरेशन दे सकें जो FDI आना चाहती है। तो ये एक अटेम्प्ट है और मैं समझता हूं कि ये हमने ही लॉन्च की। और अगर हमने लॉन्च की है तो इसलिए नहीं की कि 6 महीने बाद उसको रैप अप करना है, उसको बिल्कुल आगे लेके चलना है। और IMF का बिल्कुल कंसर्न हो सकता है, लेकिन हमें अब उसका दिफा करना चाहिए। ये कोई ऐसा कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं है। इसको आईनी कवर भी है और हुकूमती सपोर्ट भी है। और अगर हमें लगता है कि हमें वन विंडो ऑपरेशन करना है जहां फैसले जल्दी हों और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट हो, तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट फैसला है और इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। IMF को जो है वो समझाना चाहिए और उनको समझ आ जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब सर एक बस सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन सर, ये 2 चीजें हैं बल्कि 3 कर लेते हैं, एक्सपोर्ट्स, सर्कुलर डेट और फॉरेन डेट। सबसे पहले एक्सपोर्ट पे आते हैं राणा साहब, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपका पाकिस्तान के अंदर जो आपने इंपोर्ट पे टैरिफ्स लगाए हुए हैं, उसने आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को मुनाफा दिया हुआ है। आप उन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो डोमेस्टिकली सिर्फ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, हुकूमत पुश करे कि आप 5-10% अपना जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल से वहां से एक अच्छा फौरी तौर पे उसकी इनपुट कॉस्ट भी तो कम होनी चाहिए ना सर, ताकि वो एक्सपोर्ट करें भी तो कोई फायदा होगा, 4 पैसे उसको भी मिले। हमारे यहाँ तो इनपुट कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है सर, वो मार्केट रेट से मैच नहीं कर पाते। देखिए, मैं समझता हूँ काफी चीजों में हम कंपेटिटिव हैं और हमें एडवांटेजेस हैं। हम उनको एक्सप्लोर करें और पुश करें तो वहां हम जरूर एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। देखें, बाकी अगर आप इंडस्ट्री के थ्रू एक्सपोर्ट की बात करें तो नई इंडस्ट्री लगाने में तो 3-4 साल लगते हैं। एक्सपोर्ट्स का एक, अगर आपको फौरी तौर पे रिजल्ट चाहिए तो IT एक एरिया है कि जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट्स को 5 साल के टर्म में काफी हद तक आप इन्हांस कर सकते हैं। आपको एक तो मैंने आपको बताया कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं
उनको पुश करें कि वो अपना 10% जो है या 15% एक्सपोर्ट करें, एक ये तर्ज हो सकता है। आईटी के जरिए आप एक्सपोर्ट्स एनहांस कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर एग्रीकल्चर को ले लें तो एग्रीकल्चर में 8-10 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स हैं। वहां आप, मैं समझता हूं 1-2 सालों के अंदर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, आप डॉलर बचा सकते हैं। हमें इन्हीं चीजों से अगर आप 6-7-8 अरब की भी स्पेस निकाल लें, जो कि मैं समझता हूं निकालना मुश्किल नहीं है 1-2 सालों में, इसके ऊपर अगर अच्छी प्लानिंग की जाए तो आपके पास वो ब्रीदिंग स्पेस आ जाती है कि आपको नया डेट कम से कम एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप करंट अकाउंट डेफिसिट को जीरो पे चला सके आगे बढ़ सकते हैं और उतनी देर में आप एफडीआई अट्रैक्ट करें। एफडीआई के अगर हमें कामयाबी से एसआईएफसी और लेके आते हैं और इंटरेस्ट भी है मुमालिक का, जीसीसी का, आपके पास बहुत गुंजाइश निकल। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग सर, आपके सर्कुलर डेट में एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके एनर्जी का भी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपको बोझ डालता है आपको। अच्छा, ये कैपेसिटी चार्जेस का मामला, ये भी बहुत बड़ा मामला है सर। हम जितनी बना रहे हैं उतनी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बन रही है और वो ज़ाया जा रही है। आपको नहीं लगता आपसे पहले वाले दौर, इस दौर हुकूमत से पहले वाले दौर हुकूमत में, इमरान खान के दौर हुकूमत में रीनिगोशिएट करने की बात की गई थी, मुआहदे ये आपने किए थे, क्या ये चीज़ रीनिगोशिएट नहीं हो सकती? क्या हमारे सर्कुलर डेट में जो बार बार इजाफा हो रहा है और इस वजह से हो रहा है, क्या वो दोबारा से उस पर कोई नजर सानी नहीं हो सकती? उसको कैसे डील करेंगे सर? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि हम एक चीज को ईवल बना देते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट जो है वही सारे मसाइल की जड़ है। अच्छा? और ये खत्म हो जाए तो मसले हल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो 2.1 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट अब सालाना पहुंच गई है, उसमें 30 से 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके एक्सचेंज रेट की है, वो इकोनॉमिक इश्यूज और ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसकी वजह से है। तो कैपेसिटी पेमेंट अगर आप दुनिया भर में मॉडल्स देखेंगे तो उसमें कैपेसिटी पेमेंट होती है। अगर आप टेक इट एंड पे इट पे भी जाएं तो जो आपने 3 महीने मिसाल के तौर पे अगर एक बिजली घर से बिजली लेनी है, 9 महीने नहीं लेनी, तो वो 3 महीने अगर और टेक इट एंड पे इट पे हो तो 3 महीने के रेट में कैपेसिटी पेमेंट इनबिल्ट होगी 9 महीने के भी। तो ये एक तासुर है। आपने जो रीनेगोशिएट भी की कैपेसिटी पेमेंट्स, उससे कोई 1-2% का फर्क पड़ा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। तो मैं समझता हूं कि आपको इस बिजली को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। आपने इसको घरों के हीटर और एसी चलाने के लिए नहीं बनाना। इस मुल्क की बिजली को आप प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल करें तो ये जो है वो पे बैक करेगी। तो ये मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप अगर इफ यू लिव विद इन योर मीन्स, आप अपनी एक्सचेंज रेट को मैनेज करें, आप डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स। ये मैं कहूंगा कि ये मोटो अगर हो कि हम अपनी चादर देख के पैर फैलाएं, तो मैं समझता हूं कि आपका कोई ये डिवैल्यूएशन भी रुकेगी और स्टेबिलिटी भी आएगी। इस डिवैल्यूएशन, ये मेरा अगला सवाल यही होना था सर, रुपए की कदर का मेरा सवाल होना था, लेकिन जो उसके लिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम रखें क्योंकि अभी वक्त बहुत कम रह गया। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे नाजरीन और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन। साइफर केस पीटीआई चेयरमैन के सर पर लटकती तलवार बन गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की और जेल में समाअत रोकने से मुतालिक अपने हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक 4 रोज की तौसी कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस में हम ऐसी सूरत हाल में हैं जहां गुजार को सजाए मौत हो सकती है या वो सारी जिंदगी जेल में गुजार सकते हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा ना हो। इस पर पीटीआई चेयरमैन के वकील का कहना था कि ये अच्छे आदमी हैं, खुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन इस केस में कामयाब नहीं होगी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा गया जेल में कोर्ट 10 बाय 10 के कमरे में लगाई गई। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जेल में जो पहले कोर्ट रूम था वहां सिर्फ 15-16 अफराद की गुंजाइश थी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 7 नवंबर को 3 और 14 नवंबर को 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। अदालत ने पूछा कि जब 3 गवाहों के बयानात हुए वो वैसी ही सूरत हाल में हुए जैसे फर्द जुर्म हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल में अदालत के लिए वैसी सहूलियात मौजूद नहीं।
कोर्ट रूम छोटा होने का मतलब ये नहीं कि कम अफराद की गुंजाइश के बायस वो क्लोज ट्रायल है। साइफर केस में जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है। अब जेल में कोर्ट प्रोसीडिंग और ट्रायल के लिए पहले की निस्बत बड़ा कमरा मिल गया है। एक रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने के तहरीरी फैसले में साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया और कहा था कि चेयरमैन पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, इनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। हर समात पर जेल से अदालत लाना चेयरमैन पीटीआई के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकता है। साइफर केस में पीटीआई के 2 एतराज़ात हैं। एक, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की तैनाती और दूसरा, जेल में ट्रायल क्यों हो रहा है। इसी तरह यह नुकता भी बहुत अहम है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 4 हफ्तों में साइफर केस के ट्रायल को मुकम्मल करने का हुक्म दे रहे हैं, वहां दूसरी जानिब इसी अदालत का एक बेंच जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना दे रहा है। सवाल यह है कि यह अदालती खींचातानी साइफर केस में रुकावट नहीं बन रही। उधर पीटीआई चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, जबकि पीटीआई चेयरमैन ने भी साइफर केस में जमानत खारिज करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मरूफ वकील बैरिस्टर गौहर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जज के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। क्या चेयरमैन को, यानी चेयरमैन पीटीआई को, क्या सजाए मौत हो सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता सजाए मौत दिलवाना चाहती है, लेकिन एक जुर्म में अगर आपकी सजाएं लिखी होती है तो उसमें लिखा जाता है, पहले जिस तरह बेल पे जिक्र हुआ तो 2 से लेकर 14 साल की सजा है, और सम जुर्मों में लिखा हुआ होता है कि जी इसकी सजाए मौत भी है, लेकिन सजाए मौत वाला नहीं। बेसिकली इसमें जो सेक्शन इन्वॉल्व किया उसे 2 साल की सजा हम समझते हैं, क्योंकि एफआईआर अगर आप पढ़ ले तो एफआईआर में स्पेसिफिकेशन प्रोसिक्यूशन ने नहीं दी है, और प्रोसिक्यूशन ने अगर स्पेसिफिकेशन ना दी हो तो फिर अक्यूज्ड के लिए उस सजा को लिया जाता है जो कम से कम तर हो। लेकिन सीरियस ऑफ द चार्ज जो है वो अगर आप एक ट्रायल चला रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सेंटेंस हो जाता है, अदालत उस मैक्सिमम सेंटेंस को मद्देनजर रखते हुए अक्यूज्ड की जो प्रोटेक्शन है वो इंश्योर करती है। अगर किसी जुर्म की सजाए मौत है तो उसमें आप वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इवन इफ उसमें से इक्वट हो जाए और इवन इफ उस जुर्म में उसको कम से कम सजा मिले। अच्छा सर, आपने आज जज की तैनाती और ट्रायल को चैलेंज किया है सर, उस पर आपका मौकफ क्या है? वो देखिए, ये कानूनी और आईनी मसला है। होता यह है कि अगर आप एक ट्रायल दे देते हैं तो एक तो जज की तैनाती का ये मसला होता है कि अगर जज तैनाती करता है तो कौन करता है। क्या जजेस में से कोई एक जज एग्जीक्यूटिव, मतलब गवर्नमेंट खुद पिक करके चीफ जस्टिस को भेजे कि हम इस जज को लगाना चाहते हैं, आप इनकी अप्रूवल दे दें, या तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि जजेस साहिबान खुद अपने जजेस में से किसी एक जज को मुतय्यन करके कहें कि इस जज को करेगा। तरीक़ेकार ये होता है कि चीफ जस्टिस, फेडरल गवर्नमेंट एक समरी भेजती है चीफ जस्टिस को कि हमने इस ट्रायल में ट्रायल चलवाना है, इस किस्म के केस में ट्रायल चलवाना है, और आप किसी जज की तैनाती करें। फिर जुडिशरी खुद किसी एक जज को तैनात करती है और उनकी अप्रूवल दे देती है। तो तरीक़ेकार यह है कि क्या ये चीफ जस्टिस ने किया या फेडरल गवर्नमेंट ने किया, और किसके सवाबदीद है, किसका इख्तियार है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा ये कि क्या आप जज जो ट्रायल चल रहा है इस वक्त जेल में चल रहा है, क्या उसकी ट्रायल जेल में कर सकते हैं? सिंपली बिकॉज जज साहब कह रहे हैं कि उसकी सिक्योरिटी की ये ज़रूरी है, जबकि एक बुनियादी हक ये है कि आप कोई भी ट्रायल जेल के अंदर, जेल के सलाखों के अंदर नहीं कर सकते। कोई भी ट्रायल आप जेल में नहीं कर सकते अगर वहाँ जनरल पब्लिक की एक्सेस जो है वो आप डिनाई करते। इस ट्रायल में तो यह था कि फैमिली मेंबर को इजाज़त नहीं थी, वकीलों को इजाज़त नहीं थी, इवन मीटिंग भी नहीं हुआ करती थी, आप पेन पेपर भी नहीं लेके जा सकते थे। जिस तरीके से चार्ज फ्रेम हुआ, जिस तरीके से उसकी कस्टडी दी गई थी, तो ये तो सारे ऐसे कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आईनी तौर पर जो ट्रायल है वो फेयर और फ्री होना चाहिए, और वो जुडिशल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिस पे पब्लिक कॉन्फिडेंस हो। इसलिए एक आईनी मसला है और अदालत उसको देख रही है। अच्छा, तो बैरिस्टर साहब, जो ट्रायल आप चाह रहे हैं कि इसमें पब्लिक हो, मतलब वो ट्रांसपेरेंट डेफिनेटली होना चाहिए, और उसके लिए आप चाह रहे हैं कि सहाफ़ी भी कमरे अदालत में मौजूद हो, आम आवाम भी आना चाहे तो वो भी आ सके। इससे सर क्या वाकई केस में कोई फ़र्क भी पड़ेगा? और जो आप ट्रायल में आप हैं और टेक्निकल बुनियादों पर आप बहस कर रहे हैं और केस लड़ रहे हैं, इस टेक्निकल ग्राउंड के अलावा आपका दिफा क्या है इस केस में?
देखिए हमारा तो दिफा ये है, अगर पहले केस के दिफा के बता दूं तो हम तो कहते हैं ये तो बड़ा बोगस केस है, इसका केस तो नहीं है, ये केस तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था जिन्होंने साजिश की थी। हमारे खिलाफ क्या सा, हम तो विक्टिम बने, हमारी हुकूमत बनी, हम चली गई और हमारे हुकूमत हमारे खिलाफ ही FIR हो रहे हैं। अगर बाहर से एक साइफर आता है जो एडमिटेडली थ्रेटनिंग है, उसका रवैया जिस अंदाज में लिखा गया था वो मुल्क के अफेयर्स में इंटरफेरेंस है और उस पर डिमार्च कराया जाता तो इसमें से केस नहीं बनता। और अगर उसमें से फॉरेन मिनिस्टर के पास आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में ले, और प्राइम मिनिस्टर आईनी तौर पर वो डिस्क्लोज भी कर सकता है और वो डिक्लासिफाई भी कर सकता है। तो ये हम तो समझते हैं कि केस ही नहीं है। लेकिन जहां तक बुनियादी हकूक का ताल्लुक है, और हम क्यों कर कह रहे हैं कि जी पब्लिक में ट्रायल हो, ये एक आईनी हक है हर अक्यूज का, और अक्यूज का हक यही है कि ये आप वेव भी नहीं कर सकते। अगर एक अक्यूज करे मैंने अपील नहीं फाइल करनी, आप मुझे सजा दे दे, तो फिर भी नहीं हो सकता। कानून यही है कि अगर आपने फ्री एंड फेयर ट्रायल कराना है तो उसके कुछ लवाजिमात है वो प्रोसिक्यूशन ने पूरे करने। क्यों हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स है वो वेव अप करें, क्यों हम कहें कि आप हमारा ट्रायल, हम तो समझते हैं कि ट्रायल हो नहीं सकता, लेकिन अगर होना है तो आईन और कानून के तकाजे पूरे करके ही होना, तो वो ट्रायल ओपन ही होना। दो चीजें होती है, एक वेन्यू कहाँ पर होगा और सेकंड ये कि पब्लिक हियरिंग होगी। और पब्लिक हियरिंग का मतलब है कि जनरल पब्लिक को भी एक्सेस हो और हमें भी एक्सेस हो, वकीलों को भी एक्सेस हो, फैमिली मेंबर्स को भी एक्सेस हो, हम अपने गवाह बुलाएं, वो अपने गवाह बुलाएं और फिर अदालत फ्री एंड फेयर फैसला करे। अच्छा सर ये बताइएगा, ठीक है, अब इस केस का जो आपने भी बताया कि आपको एतराज़ात क्या हैं, मसला इस केस पे जो आपके चेयरमैन ने बयानिया बनाया था वो मसला नहीं है। मसला है कि साइफर गुम हो गया और सीक्रेट एक्ट के तहत आपके खिलाफ एक्शन हुआ। मसला तो ये, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए FIR में जो लिखा गया वो ये कि आपने साइफर को अपने पास रिटेन रखा, जिसका मतलब इन्होंने ये लफ्ज नहीं किया कि आपने गुम कर दिया। देखिए प्राइम मिनिस्टर के पास सैकड़ों हजारों जो कॉपीज है और डॉक्यूमेंट्स है वो आ जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर अपने पास नहीं रखता, वो उसकी जिम्मेदारी किसी और के रूल कानून के मुताबिक और रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक किसी और भी है। वो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है किसी प्राइम मिनिस्टर उसको रखे। लेकिन साइफर जो कोडेड वर्डेड है वो तो अवेलेबल है, वो तो गवर्नमेंट भी एडमिट करती है कि अवेलेबल है। वो डी जो एक वर्जन, एक समरी सी आ जाती है, वो कॉपी अगर आपको नहीं भी मिलती, अज्यूम कर ले फॉर द सेक ऑफ रैकेट की जी, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अज्यूम कर ले कि वो कॉपी नहीं भी है, तो क्या वो उस कॉपी का गुम होना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो जुर्म बनता है? और दूसरा जो उसने जुर्म लगाया वो ये कि आप लोगों ने अनऑथराइज्ड इसको इस्तेमाल किया फॉर कोलेटरल पर्पस। कौन से कोलेटरल पर्पस? आपको याद होगा जरदारी के केस में एक इशू ये आया था कि जरदारी अपना ऑफिस इस्तेमाल करता है और ये ईवान का है और इसलिए ये न्यूट्रल होना चाहिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि ये ऑफिस जो है ये पॉलिटिकल ऑफिस है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक पॉलिटिकल ऑफिस है, उसका आवाम के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। अगर वजीर आजम के नोटिस में कोई चीज लाई जाए तो वो पब्लिक को जाके कह सकता है कि आपकी इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। तो मैं नहीं समझता। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ जहां अहले मशरिक को सांप सूंघ गया है, वहां अहले मगरिब सबसे तवाना आवाज बनकर सामने आए हैं। शोमी किस्मत के 57 इस्लामी ममालिक मुंह में घुनघुनियां डाले बैठे हैं और मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म OIC दागे निदामत बन गया है। लेकिन यूरोप में बपा एहतजाज की गूंज आसमान छू रही है। गजा जंग के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरीन डाउनिंगटन स्ट्रीट तक पहुंच गए हैं। कुछ दिन पहले लंदन में हुए बरतानवी तारीख में सबसे बड़े फलस्तीनी मार्च ने दुनिया को हैरान कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुजाहरे में 8 लाख अफराद शरीक हुए। इसी तरह बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ 20,000 से ज्यादा मुजाहरीन सड़कों पर निकल आए। यही नहीं, वाशिंगटन की इसराइल नवाज पॉलिसी पर अमरीकी हुकूमत के 500 से ज्यादा एहलकारों ने सदर जो बाइडन के नाम एहतजाजी खत लिखा। खत लिखने वालों में महकमा इंसाफ, FBI, कौमी सलामती काउंसिल के एहलकार शामिल हैं, जबकि खत पर दस्तखत करने वालों में 40 हुकूमती इदारों के एहलकार शामिल हैं। उधर मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के लिए तकरीबन 10 फ्रांसीसी सफीरों ने भी अपने मुश्तरका खत में सदर इमैनुअल मैक्रोन के बयानिए को रद्द कर दिया।
इसराइल के खिलाफ नफरत की ये लहर मगरबी हुक्मरानों का चौक चौराहों गली कूचों में पीछा भी कर रही है। कहीं अमरीकी सदर जो बाइडन तो कहीं वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन पर उंगलियां उठ रही हैं, कहीं कैनेडियन वजीर आजम का घेराव हो रहा है। यही नहीं, ये आवाज शाहराहों के बाद ऐवानों तक पहुंच गई है। आज ही बरतानवी पार्लियामेंट में गजा जंग बंदी की करारदाद मंजूर न होने पर लेबर पार्टी में बगावत हो गई और अफजल खान और यास्मीन कई शैडो वजीरों ने अपने ओहदे छोड़ दिए। इससे पहले वजीर दाखिला सिविलिया ब्रूमैन समेत 4 वजीरों को भी वजीर आजम ऋषि सुनक से इख्तलाफात पर घर जाना पड़ा था। एक रोज पहले आयरलैंड की अपोजिशन रहनुमा मैरी लो मैकडोनल्ड ने नेतन्याहू हुकूमत को बरसरे आम ललकारा और अपनी हुकूमत से इसराइल को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के कटहरे में लाने और इसराइली सफीर को वापस भेजने का मुतालबा किया। मैरी लो मैकडोनल्ड ने सवाल किया कि गजा में मारे जाने वाले हर मुर्दा बच्चे की सर्द लाश उठाने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है। आपने देखा कि मगरिब में लोग अपने हुक्मरानों से सवाल पूछ रहे हैं, क्या मशरिक में, क्या मुसलमान मुल्कों में, क्या पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी लोगों के एहतजाज की। अब आपको लिए चलते हैं गजा और वहां पे अल-शिफा अस्पताल किस हालत में है। वहां के एक डॉक्टर ने क्या कहानी बयान की है जुल्म की, एक दफा वो सुनिए। जरा अस्पताल के मनाजिर भी देखिए और जो डॉक्टर ने कहा वो भी सुनिए। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पे रहम करे अपना। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।